तो जैसा कि मेरे सहयोगी दिनेश ने बताया, बीजेपी के एमवाई हमारे साथ हैं और मोहन यादव जी से आप जब भी मिलिए वही चेहरे पर मुस्कुराहट और वही ऊर्जा नजर आती है। तो तालियों की गड़गड़ाहट के साथ स्वागत कीजिए डॉक्टर मोहन यादव का। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। मोहन जी, दिसंबर 2023 में मुख्यमंत्री बनने के बाद से आपके मध्य प्रदेश में बहुत कुछ बदला है, लेकिन आज इतने दिनों बाद कोई ऐसा काम जो आपकी दिल से इच्छा थी कि ये मैं मुख्यमंत्री बनकर करूंगा और वो आपने कर दिखाया, कुछ शेयर करना चाहेंगे? वैसे तो ये बहुत लंबी सूची है, एक एक करके बहुत सारी बातें हैं, लेकिन जैसे हमारा राज्य बहुत बड़ा है भौगोलिक दृष्टि से, ऐसे में बड़े राज्य के होने के कारण से एक्सीडेंट होते हैं या कोई बीमार होता है, तो बड़े शहर लाने के लिए जो कष्ट था, कई बार एक मैं आपको जानकारी बताना चाहूँगा। डिंडोरी नामक एक स्थान पर एक बड़े अधिकारी पुलिस के जूते में पैर डालते हैं और पैर डालने में उसमें सांप बैठा है और उसको काट लेता है, और ये तुरंत उनको डिंडोरी से जबलपुर आएंगे तो 2-3 घंटे लगेंगे, कहीं और जाएंगे तो, और वो जहरीला सांप है। तो ये हमने एयर एम्बुलेंस चालू की, जहां हमारे ऐसी भौगोलिक दृष्टि से मरीज को तुरंत गति से मदद करना है। तो जहां हेलीपैड है वहाँ हवाई जहाज हेलीकॉप्टर भेजते हैं, और जहां एयर स्ट्रिप है वहाँ प्लेन से भेजते हैं। जिनका आयुष्मान कार्ड है उनको उस तरह से हम फ्री देते हैं, और जिन पे आयुष्मान नहीं वो पेड अपनी उसकी निश्चित फीस है वो दे दे। तो मुझे इस बात का संतोष है कि अभी तक कई सारे लोगों की जान बचा करके बड़े पैमाने पे हमने काम किया। मुझे इस बात का संतोष है। देश भर में सबसे पहले एयर एम्बुलेंस का काम हमने एक तरह से हेल्थ की साइड में किया। वैसे तो करने के लिए अब आपने देखा ही है कि चीता अगर फल फूल रहा है तो हमारे राज्य में ही फल फूल रहा है ना भाई, ये असंभव काम है। 100 साल पहले पूरे एशिया से चीता प्रजाति एक तरह से विलुप्त हो गई थी। आज की स्थिति में 20 लाए थे हम बोत्सवाना और ये तमाम दूसरे साउथ अफ्रीका वगैरह से, तो लेकिन आज की स्थिति में 53 से ज़्यादा हमारे परिवार के वो सदस्य हो गए। और कहने के लिए आर्थिक दृष्टि से भी राज्य हमारा सबसे अच्छी अर्थव्यवस्था वाले राज्यों में से, जो भारत सरकार के मापदंडों के अनुसार खर्च की सीमा में भी और आय की वृद्धि में भी काम कर रहे हैं। वैसे एक एक करके बहुत सारी बातें जिस पे हम काम कर बता सकते हैं। मुझे तो लग रहा था कि आप नक्सल समस्या का जिक्र करेंगे। वो भी है, आपका एक डायलॉग बड़ा आजकल चर्चा का विषय बना हुआ है, लाल सलाम को आखिरी सलाम। तो क्या ये माना जाए कि मध्य प्रदेश से पूरी तरह से नक्सल समस्या को आपने टाटा बाय बाय कर दिया है? ये बात सही है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में और माननीय अमित शाह जी के निर्देशन में हमने अपने राज्य से बालाघाट, मंडला, डिंडोरी, ये 3 हमारे प्रभावित जिले थे, लेकिन आज की स्थिति में हमने लाल सलाम को आखिरी सलाम कर दिया। ना एक कोई बचा है, ना कोई एक कहीं मिल, एक तरह से जो सरेंडर कर सकते हैं वो जेल में है, जिन्होंने नहीं माना वो भगवान के यहाँ है, बीच में कोई नहीं है। आप महाकाल की नगरी से आते हैं, उज्जैन से आते हैं, और उज्जैन में सिंहस्थ महाकुंभ 2028 में होने वाला है, और जाहिर है इस बार जो मुख्यमंत्री हैं वो उज्जैन से ताल्लुक़ रखते हैं, तो लोगों की उम्मीदें भी बहुत ज़्यादा होंगी। क्या तैयारियां हुई हैं? बुनियादी ढांचा जो महाकुंभ के लिए चाहिए, क्या उस पर काम तेज़ी से हो रहा है? इसके बारे में अगर आप कुछ बता दें। देखिए, एक बात बताऊं आपको कि ये सिंहस्थ का आयोजन अपने राज्य के लिए नहीं है, देश के लिए एक गर्व और गौरव का मेला होता है। जब विश्व के सबसे बड़ा मेला, जैसे उदाहरण के लिए उज्जैन की आबादी 8 लाख है जी, लेकिन जब मेला होगा तो 30 करोड़ लोग हमारे यहाँ रहेंगे, तो जो उसकी सारे प्रबंधन करने की जो आवश्यकता पड़ेगी, जो व्यवस्था करना पड़ेगी, इसलिए ऐसा भी माना जाता है कि इन प्रबंधन के लिए हमको आज के समय की दृष्टि से तो और ज़्यादा महत्व की है। तो हमने सारी व्यवस्था की है कि ये आने वाले समय में बाल बराबर भी किसी को कष्ट न हो। जैसे अकेले स्नान करने के लिए ही स्नान के दिन 24 घंटे में लगभग 30 किलोमीटर के नए घाट हम बना रहे हैं छिपरा जी के किनारे, ताकि 24 घंटे के अंदर
पर पर्सन स्नान करेगा तो 5 करोड़ लोग हम 24 घंटे में स्नान करा देंगे। ये प्रबंधन हमारे हो रहे हैं, एक एक करके वो सारी चीज़ें हो रही, जिसके कारण से सिम्हस्थ की गौरव गरिमा अद्भुत रहने वाली है। और अब तो माननीय प्रधानमंत्री ने 2022 में महाकाल के महालोक के लोकार्पण के बाद जो एक तरह से धार्मिक पर्यटन की सबसे बड़ी संख्या अगर कहीं आ रही तो हमारे उज्जैन में आ रही है। इस नाते से जो प्रबंधन कर रहे हैं वो स्थायी प्रकृति के रहेंगे, लंबे समय तक चलने वाले रहेंगे, इस प्रकार का प्रबंधन किया। अच्छा, उज्जैन सम्राट विक्रमादित्य की भी नगरी है और विक्रमादित्य पर खासा फोकस करके कई तरह के काम आगे बढ़ाए जा रहे हैं। ये क्या माजरा है और क्या इस पर आप करना चाहते हैं, कुछ बताएंगे? देखिए, ये विक्रमादित्य ये एक ऐसे नायक है जो 2000 साल पहले पूरे देश का नाम दुनिया में बहुत आदर से लेने वाले साम्राज्यकर्ता अगर कोई है तो विक्रमादित्य। विक्रमादित्य और उनकी दानशीलता, विक्रमादित्य उनकी वीरता, विक्रमादित्य उनकी न्यायप्रियता, विक्रमादित्य और 32 पुतलियों का उनका सिंहासन, विक्रमादित्य और बेताल पच्चीसी की कहानी। विक्रमादित्य पूरे देश के दिलों में धड़कता है उनके अलग अलग कारण से। और विक्रमादित्य ने गणतंत्र के लिए भी काम किया। विक्रमादित्य जब राज्य छोड़ा उनने तो अपने बच्चों को सम्राट नहीं बनाया। ये जो हमारी गणतांत्रिक व्यवस्था है ये उसके भी नायक हैं। एक तरह से तो विक्रमादित्य को लेकर कल्चर मिनिस्ट्री के माध्यम से हमने रिसर्च सेंटर भी बनवाया जो विक्रमादित्य काल की गाथाओं का संकलन करते हुए उस पर काम कर रहा। आर्कियोलॉजी की दृष्टि से सिक्के और तमाम पुरातत्व की सामग्री उसका संयोजन करना, फेलोशिप दिलाने का काम हम अलग अलग सब्जेक्ट में करा रहे हैं। विक्रमादित्य और नवरत्नों के आधार पर पुरस्कार हम दे रहे हैं। मुझे गर्व है कि आज की स्थिति में विक्रमादित्य के नाम पर सुशासन को लेकर के सबसे बड़ा पुरस्कार पूरे देश में हमारे विक्रमादित्य शोध संस्थान के माध्यम से मध्य प्रदेश सरकार देने वाली है। और जनरंजन के लिए विक्रमादित्य की उन सारी गाथाओं को लेके आने के लिए लाल किले पे भी हमने विक्रमादित्य महानाट्य कराया था। अभी बनारस में भी 3, 4, 5 अप्रैल को होने वाला है। विक्रमादित्य के त्वरित न्याय के सिद्धांत के बारे में भी हम सब ने बचपन में पढ़ा है और हर कोई जानता है उसे। तो क्या वो सिद्धांत भी लागू कर रहे हैं? क्योंकि डॉक्टर मोहन यादव को गुस्सा भी आता है कभी कभी सोशल मीडिया पर, एक्स पर जब हम कुछ पोस्ट देखते हैं। अभी हाल ही में आपके जो पोस्ट सीधी और गुना में भ्रष्ट अफसरों के खिलाफ जो आपने त्वरित कार्रवाई की, वो क्या विक्रमादित्य के सिद्धांत ही लागू किए जा रहे हैं क्या उधर भी? देखिए, ये हमारा तो देश में वैसे भी ये सहज सिद्धांत है कि न्याय करना है तो न्याय में देरी से न्याय की आत्मा के साथ अन्याय हो जाता है। तो अगर गलत हुआ है तो गलत पे तुरंत कार्रवाई होना ही चाहिए। मुझे इस बात की प्रसन्नता के सुशासन के माध्यम से माननीय मोदी जी अपने पारदर्शी शासन काल के दुनिया भर में जाने जाते हैं और हमारे राज्य में भी उसी बात को फॉलो करते हुए हम भी हर हालत में अगर गलत हुआ है तो सरकार चुप नहीं बैठती, उस पर निर्णय लेती है। इसलिए अब उस निर्णय के लिए कभी कम है वो 3000 कर दी जाएगी, लेकिन ये अभी तक हो नहीं पाया है। जो वादे किए गए वो पूरे नहीं हुए। अब कांग्रेस की तो बात ही मत करो। कांग्रेस ने 2023 में जब हम योजना लेकर आए थे तब कांग्रेस कह रही थी कि इनके पास पैसे ही नहीं है, दे ही नहीं पाएंगे, है ही कहाँ है। आज मुझे इस बात का संतोष है कि उस दिन भी और हमने जो कहा था अभी तक लगभग 52,000 करोड़ रुपए की राशि हम दे चुके और 1,000 से यात्रा प्रारंभ हुई ये राशि देने की। आज 1,25,27,000 बहनों को हर महीने पहुंचा रहे। बीते वर्ष हमने 250 बढ़ाए थे, इस साल 250 बढ़ाए, अब 1,500 रुपये महीना हम अपनी सारी बहनों को दे रहे हैं। हमारी एक भी योजना हमने बंद नहीं की है। हम सारी योजनाओं के लिए पर्याप्त प्रबंधन करके ये नारी सशक्तिकरण को लेकर ये बड़ी योजना है, इस पे निश्चित रूप से हम राशि दे रहे हैं। और ये बात भी सही है कि हमने कहा पूरे 5 साल बाद देंगे, अभी तो 3 साल बाकी है, तो देंगे, चिंता क्यों करते हैं। लेकिन कांग्रेस के कहने से कोई नहीं होता। कांग्रेस ने कभी फूटी कोड़ी नहीं दी। कांग्रेस केवल बोलती रही, हम कर भी रहे और दिखा भी रहे और हाथ में दे रहे। एक बात और कही जाती है कि भाई 21 से 60, जहां तक मुझे याद आता है 21 से 60 जो आयु सीमा है वो है, तो जो इस उम्र सीमा को क्रॉस कर रहे हैं उनके नाम कट रहे हैं, नए नाम नहीं जोड़े जा रहे हैं। क्या वाकई ऐसा है? नहीं, ऐसा तो नहीं है, लेकिन ये बात सही है कि हमारे पास बहुत सारी योजना चल रही है। ऐसे में जो आप बता रहे हैं वरिष्ठ नागरिक जो 60 साल से बाद वाले हैं उनके लिए भी हम अलग से काम कर रहे हैं और नए लोग जोड़ने के लिए, बल्कि आप लाडली बहनाओं की बात कर रहे हैं जिनको 1,500 दे रहे हैं। हमने तो अपने कारखानों के अंदर, जैसे आप इंडस्ट्री लगाने जा रहे हैं तो अगर इंडस्ट्री में आप हमारे यहाँ के श्रमिकों को उनके लायक इंडस्ट्री लगा रहे हैं, जैसे मान लो रेडीमेड गारमेंट्स की इंडस्ट्री लगा रहे हैं,
तो पर लेबर 5,000 रुपये महीना 10 साल तक सरकार आपको देने को तैयार है, ताकि आप रोजगार आधारित काम को बढ़ाएं। बाकी की डिफरेंस अमाउंट आप मिला दो, तो ऐसे में 12,000, 15,000, 20,000 जो भी अपना हमारी जो लेबर का पैसा है, तो 5,000 रुपये महीना हम सरकार की तरफ से मिलाने को देने को तैयार है, ताकि हमारे राज्य के लोगों को पलायन नहीं करना पड़े, हमारे राज्य के लोगों को रोजगार मिले। मुझे इस बात का संतोष है, आज देश का आंकड़ा उठा के आप चैट जीपीटी खोल के देख लीजिएगा, पूरे देश की औसत बेरोजगारी दर से आधी रह गई मध्य प्रदेश की। इतने बड़े पैमाने पर हमारे रोजगार के अवसर मध्य प्रदेश में मिल गए। ये तो बड़ी कामयाबी है, लेकिन एक समस्या नशे के कारोबार की भी है। ड्रग्स का कारोबार जो है वो निश्चित तौर पर पूरे देश में ही चिंता का सबब है। मध्य प्रदेश भी इससे अछूता नहीं है। हाल में हमने देखा कि गुजरात एटीएस ने रेड किया ड्रग्स कारोबारियों पर, एनसीबी ने भी कुछ रेड्स किए हैं। जो आपकी अपनी एजेंसी हैं, जो मध्य प्रदेश की अपनी एजेंसीज हैं, वो इसे लेकर कितनी सचेत हैं, वो कितना काम कर रही हैं, और आपके नज़र में ये समस्या कितनी बड़ी है? देखिए, कोई भी नशे का कारोबार है, हम लगातार उस पर काम कर रहे हैं। और जैसा आपने बताया गुजरात और एटीएस का जो बताया है, उससे 6 गुना ज़्यादा कार्रवाई हमारी चल रही है। आज की स्थिति में नीमच, मंदसौर, रतलाम, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, सारी दूर हमारी अपनी राज्य की इकाई बहुत तेज़ी से एजेंसियाँ काम कर रही है, और उस पर कठोरता से काम कर, दोनों तरह से काम कर रहे हैं। एक तरफ नशे के खिलाफ उस तरह से भी काम कर रहे हैं, दूसरा हमारी जो धार्मिक नगरियाँ हैं, लगभग 19 नगरियाँ, वहाँ हमने पूर्णतः नशाबंदी लागू कर दी। हमने वहाँ इस तरह से, जैसे आप बड़े नगर देखें तो उज्जैन, अमरकंटक, ओरछा, दतिया, मैहर की माताजी, कटनी, ऐसे 19 स्थानों पर हमने नशाबंदी की, एक तरह से पूर्ण नगरी को मुक्त कराया। अच्छा, मोहन यादव जी, ये बताइए कि खबरें ये भी आती हैं कि आपकी कैबिनेट में कुछ उठापटक चल रही है, कुछ सीनियर मंत्री अक्सर बैठकों से गायब रहते हैं। क्या अभी भी ये एक समस्या है, एक दिक्कत है कि जो सीनियर नेता हैं आपकी कैबिनेट में, उनका सहयोग उतना नहीं मिल रहा है जितना मिल रहा है? ऐसा तो कहीं नहीं है। हमारे राज्य में ये हमारी पार्टी की विशेषता कि हम परिवार की तरह इस पे काम करते हैं, और सहजता के साथ, पूर्ण आज़ादी के साथ विषयों पे परामर्श भी करते हैं, और बहुत सहजता के साथ हम लगातार सारी बैठकों को संचालित करते हैं। और यही कारण है कि आज सब क्षेत्रों में हमारी सरकार सफलता के साथ नए कीर्तिमान बना रही है। लोग ये भी कहते हैं कि मोहन यादव जी एक सीईओ की तरह सरकार चला रहे हैं, जैसे एक सीईओ एक मल्टीनेशनल कंपनी रन करता है वैसे सरकार चला रहे। क्या वाकई ऐसा है? नहीं, देखिए, ये तो अपने सरकार चलाने के मामले में जिनको कहना वो कहे, लेकिन ये बात सही कि जवाबदेही की तरह अगर आपको रखना पड़ेगा तो हमको उस तरह से देखना भी पड़ेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी अनवरत आज लगभग वो 25 साल की सार्वजनिक सेवाओं में है, लगातार एक दिन की छुट्टी नहीं लेते हैं। तो हमारे लिए आदर्श है, हम भी उस तरह से अपने पूरे काम की प्रतिबद्धता से काम करें। और मुझे इस बात का संतोष है कि पूरी तौर पे डूब के काम करने का जो मजा है, उससे अच्छी कोई बात ही नहीं। एक गौशालाओं की, मध्य प्रदेश में गौशालाओं की स्थिति में क्या सुधार हुआ है? क्योंकि मुझे याद आता है आपकी सरकार बनने के बाद, आपके मुख्यमंत्री बनने के बाद एक बड़ा काम ये हुआ था कि जो 20 रुपए का प्रति गाय अनुदान मिलता था उसे बढ़ाकर 40 रुपए कर दिया गया। तो ग्राउंड पर इससे क्या कुछ स्थितियां बदली हैं, गौशालाओं में हालात सुधरे? निश्चित रूप से हमारे यहाँ पर, ऐसे मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कृषि आधारित हमारा राज्य है, और कृषि आधारित राज्य में किसानों के लिए आय का बड़ा एक और कारण है दूध उत्पादन। ये बात सही कि हमारे राज्य के अंदर जो पशुपालकों की संख्या बड़ी है, लेकिन ये बात भी सही कि जब सिंचाई का रकबा बढ़ रहा है तो लोग पशुपालन से थोड़ा सा दूर आ रहे हैं। तो हमने नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के माध्यम से अपने राज्य के अंदर दूध का उत्पादन बढ़े। अभी 9% दूध का उत्पादन हमारे पास होता है, इसको 20% तक हम आगे ले जा रहे हैं। इसलिए दूध का उत्पादन बढ़ाना, और दुधारू पशुओं में भी उन्नत नस्ल के पशु वो हमारे यहाँ लोग रखे ताकि उनकी आय बढ़े। लेकिन जो दुधारू पशु नहीं है, अपाइज है, बूढ़े हैं, लावारिस है, तो पहले नगर पालिका, नगर निगम इनके लिए खिड़क रखती थी, पिंजरा पोल जिसको बोलते हैं, तो उस पर चार्ज करती थी, और उनकी ताकत नहीं होने के कारण से कई बार वो पशु अपनी प्राण गंवा देते थे। तो हमने कहा भैया आप डरो मत,
नगर निगम, नगर पालिका, नगर निगम के अलावा नगरीय निकाय तक सब गौशाला रखे, गौशाला का सारा खर्चा सरकार देगी। तो प्रति गौमाता जो 20 रुपये देते थे उसके बजाय 40 रुपये गौमाता हम देने को लग गए, और उसका परिणाम रहा कि आज की स्थिति में इंदौर, उज्जैन, भोपाल, ग्वालियर 10-10 हज़ार से बड़ी बड़ी गौशालाएँ हमारे नगरीय निकाय रखने लग गए, क्योंकि राज्य सरकार उसका खर्चा देने को तैयार है। इसी प्रकार से प्राइवेट स्तर पर भी जो गौशाला चलाना चाहते हैं, ऐसे लोगों को लगभग 150 एकड़ जमीन और 5,000 से बड़ी कोई गौमाता की गौशाला चलाएगा तो उसके लिए बिजली का खर्चा प्रति गौमाता 40 रुपया, और दूध के लिए भी उनको छूट और सब प्रकार की अनुकूलता बनाते हुए राज्य के अंदर लगभग हमने 5 लाख से ज़्यादा गौमाताओं की व्यवस्थाओं को व्यवस्थित किया है, और दूध का उत्पादन भी बढ़ा है। इसी के कारण से जो हमारे दूध उत्पादक किसान भाई हैं उनको 5 रुपये लीटर से लेकर 7 रुपये लीटर तक उनका मुनाफा बढ़ गया है। और हमने दूध की खपत भी राज्य में चालू कर दी है कि एकमात्र हमारा राज्य रहेगा जहाँ सरकारी स्कूलों के अंदर कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक जो बच्चे एडमिशन लेंगे उसको टेट्रा पैक में बच्चे को दूध पीने के लिए सरकार की तरफ से इस चालू सत्र में दूध भी देने वाले हैं, ताकि कुपोषण में दूसरे प्रकार से कोई खाद्य दो उससे अच्छा दूध पिलाओ। तो मुझे लगता है कि हम तो भगवान गोपाल कृष्ण वाले हैं, तो दूध दही का जो पोषकता में जो लाभ होता है उससे अच्छी क्या बात हो सकती है। अच्छा, एक सवाल ये कि फिल्में देखने का टाइम निकाल पाते हैं? ये सवाल इसलिए क्योंकि राजनीति की तो धुरंधर आप बन ही चुके हैं, लेकिन एक फिल्म आई है धुरंधर, उसका सेकंड पार्ट आया हुआ है और फिर से एक बार चर्चा जोरों पर है। आपने देखी वो फिल्म? अभी तो नहीं देखी, लेकिन देखने की इच्छा जरूर है, जाऊंगा जरूर। पहली वाली देखी थी आपने? हाँ, पहली वाली तो देखी थी। ये चर्चा इसलिए भी राजनीतिक रूप से इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑपोजिशन के नेताओं ने इस फिल्म पर सवाल उठाए हैं। अखिलेश यादव जी थोड़ी देर पहले इस मंच पर भी थे। उनका ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी पैसे देकर अब फिल्मकारों से फिल्में बनवा रही है और उसमें विपक्ष के खिलाफ जो बातें हैं वो दिखाई जाती हैं, विपक्ष के नेताओं को कटघरा में खड़ा करने की कोशिश की जाती है। ये एक नया तरीका आपकी पार्टी ने इजाद किया है। देखिए, ये लोक रंजन की पद्धति है फिल्मों का निर्माण होना, और अगर फिल्म अच्छी बनती और चलती तो उसमें गलत क्या है। और ये कभी कभी हर एक चीज़ को पॉलिटिकल एंगल से देखना मैं समझता गलत हो जाएगा। ऐसे में अगर धुरंधर अगर जनता को भा रही है तो जिनको जो बोलना बोलते रहे और जिनको देखना वो देखेंगे, आनंद करेंगे, उसमें क्या गलत है। इस बार वाली धुरंधर में एक अतीक अहमद का किरदार भी डाल दिया गया है। लोग कह रहे हैं कि दिक्कत सबसे ज़्यादा उससे है क्योंकि उसको दिखाया गया है कि वो पाकिस्तान में आईएसआई के अफसरों से भी बात कर रहा है और उनको इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा है। देखिए, ये मैं अभी देख नहीं पाया हूँ पिक्चर को, लेकिन ऐसा तो हमारे सामने हुआ ही है। कांग्रेस के शासनकाल में बम्बे में जब आतंकवादियों का हमला हुआ तो हम सब टीवी पे देख रहे थे कि वहाँ आतंकवादी किनसे बात कर रहे थे। पाकिस्तान के लाइव टीवी पे चलने वाले लोगों से वो मार्गदर्शन कर रहे थे कि आपको गोली यहाँ चलाना चाहिए, वहाँ चलाना चाहिए। ये तो हमारे सबके सामने हुआ है ना। बम्बे में अगर ताज होटल में हमला होता है और पाकिस्तान सरेआम वो करता, तो ये उन बात को जवाब है जो ये बात कहते हैं अतीक अहमद से। अगर अतीक अहमद ये कर रहा था तो अतीक अहमद को इसके बारे में छूट कैसे दे सकते हैं। हमारे देश के अंदर लाइन ऑर्डर को लेकर के अगर सरकार स्ट्रिक्ट होती है तो ये तो हमारे लिए सौभाग्य और गर्व की बात है। हमारे पुलिस जवान अपनी शहादत दे के देश के लिए काम करते हैं, तो हमारा तो काम होना चाहिए उनका मनोबल बढ़ाना। लोकतंत्र जिंदा कैसे है। आज की स्थिति है कि पूरे देश के अंदर माननीय मोदी जी की सरकार होने के कारण से आतंकवादी हमले, आप दिल्ली मुंबई तो छोड़ो, कश्मीर में भी क्यों रुक गए? क्योंकि हमने अपने इस राज्य को, राष्ट्र को उस तरह की स्थिति में ले आए कि अब हम अपने देश के दुश्मनों से यहाँ तो छोड़ो, वो दुश्मन के देश में भी होगा तो वहाँ भी नहीं छोड़ते हैं। अब भारत वहाँ खड़ा हो गया। ऐसे 3 ही देश है, इसमें इजराइल, अमेरिका और अब भारत हो गया। तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। मुझे लगता है इस पर तो ताली बजी सकती है, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन इसी पर ऑपोजिशन ये आरोप लगाता है ना कि ये देखिए, जानबूझकर जो ऑपोजिशन की पार्टियां हैं उन पर देश विरोधी होने का ठप्पा लगाना चाहती है बीजेपी। ये देश की अपोजिशन पार्टी की बात तो नहीं करता हूँ, लेकिन राहुल गांधी जी पाकिस्तान की तारीफ क्यों करते मुझे आज तक समझ में नहीं आया। चाइना की तारीफ क्यों करते? भाई, आप अपने देश के लोगों की तारीफ करो। देश की सेना बड़े बड़े टारगेट पूरे करती है, देश को गौरवान्वित करती है।
और ये उस पर प्रश्न खड़ा करते हैं, तो बड़ा दुख होता है कि कम से कम इनको ऐसे मामलों में तो बचना चाहिए। अच्छा, ये अब थोड़ा मध्य प्रदेश पर आते हैं, फिर से विकास कार्यों पर आते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी के नदी जोड़ो अभियान के सपने को पूरा करने के लिए आप बहुत सारे काम कर रहे हैं। क्या हो रहा है मध्य प्रदेश में, और क्या कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जो इस लिहाज से जमीन पर उतरी हैं, कुछ बता सकते हैं? देखिए, मैं माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि ये नदी जोड़ो अभियान स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय योजना बनी थी, लेकिन वही बात आती कि कांग्रेस के जयराम रमेश जी से लगाकर कई लोगों ने हमेशा इसका मजाक बनाया, होने नहीं दिया। आज का दौर इस प्रकार से बदला है कि हम राज्यों के बीच परस्पर आत्मीयता के साथ राज्य के लिए, दोनों राज्य की बेहतरी के लिए, जैसे मैं उदाहरण दूंगा, राजस्थान में पानी की कमी है, मध्य प्रदेश में बहुत जलराशि, बहुत 250 से ज़्यादा नदियां हैं मध्य प्रदेश में। ऐसे में पार्वती काली सिंध चंबल योजना के माध्यम से राजस्थान और मध्य प्रदेश सरकार ने मिलकर के नदी जोड़ो अभियान का 70,000 करोड़ का प्रोजेक्ट बनाया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं ने उसका भूमि पूजन किया। हमको 70,000 करोड़ में केवल 10% राशि मिलाना पड़ी। अब ये अलग बात है कि थोड़ा 2-4% पानी हमने राजस्थान को ज़्यादा दे दिया, और हमारा चूँकि पानी हमारे पास वैसे ही सरप्लस है, तो राजस्थान में अगर सूखे में पानी पहुंच गया तो राजस्थान तो हमारा ही प्रांत है ना, देश का हिस्सा है, हमारा भी तो जुड़वा भाई है। तो हमें इस बात पे विश्वास करते कि राज्यों के बीच पानी को लेकर परस्पर संबंध सौहार्द होना चाहिए। दक्षिण के कई राज्य बड़े बड़े पानी को लेकर के क्या किस स्थिति में पहुंच रहे, बताने की जरूरत नहीं है। तो ये बदलते दौर में हमारे देश के अंदर देशभक्ति के भाव को जागृत करने के लिए राज्य के अंदर आपस में हमारे संसाधनों के बंटवारे में सौहार्दता होना चाहिए। इसलिए हमने पार्वती काली सिंध चंबल योजना राजस्थान के साथ पूरी की। इसी प्रकार से एक केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान उत्तर प्रदेश के साथ हम कर रहे हैं, लगभग 1 लाख करोड़ की योजना, ये भी हम काम कर रहे हैं। एक ताप्ती परियोजना जिसको हम महाराष्ट्र के साथ करने वाले हैं, तो ये माननीय मोदी जी ने बहुत अच्छा भाव रखा है। 90% राशि वो भारत सरकार से दे रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, और उसका परिणाम क्या आएगा बताना चाहूँगा। हमारे राज्य के अंदर आज 55 लाख हेक्टेयर का सिंचाई का रकबा है। ये योजना पूरी होते होते हम 100 लाख हेक्टेयर तक चले जाएंगे, अर्थात प्रत्येक गाँव तक, और खासकर बुंदेलखंड का वो इलाका जहाँ हम वर्षों से गरीबी के कारण से पलायन तकलीफें सहन करते थे, ये नदी जोड़ो अभियान कारण से पूरा इलाका पंजाब हरियाणा की तरह हरा भरा हो जाएगा। आपने इन तमाम योजनाओं के बारे में बखूबी बताया, और जो भी मध्य प्रदेश को लेकर सवाल थे उनके जवाब दिए। अब जाते जाते ये बता दीजिए कि जब डॉक्टर मोहन यादव की मुख्यमंत्री के तौर पर आलोचना होती है तो आप सबसे ज्यादा क्या पसंद करते हैं? उसका तुरंत करारा जवाब देना पसंद करते हैं, या फिर इग्नोर करना पसंद करते हैं, या फिर आत्ममंथन करते हैं? देखिए, सकारात्मक आलोचना का सदैव स्वागत होना चाहिए, लोकतंत्र की खूबसूरती है। अगर अच्छी बात है, कोई हमसे गलती हो रही है तो मानने में गलती नहीं है, लेकिन कोई अगर जिसको कुछ बोलना ही है तो उसको तो इग्नोर ही करना पड़ेगा कि भाई तुमको बोलना, बोलते रहो, हम क्या करेंगे, इसको तो रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन ये बिल्कुल सही बात है कि लोकतंत्र के लिए पक्ष की जितनी आवश्यकता उतनी प्रतिपक्ष की आवश्यकता भी है। तो अगर काम अच्छा कर रहे हो तो आलोचना को भी सुनने के लिए, समझने के लिए उसका स्थान जरूर रखना चाहिए। मैं इस बात के लिए सदैव इस पक्ष में रहता हूँ कि हम अपनी कोई भी बात के लिए हम परिपूर्ण मान लेंगे तो गलती हो जाएगी, इसलिए इतनी गुंजाइश रखो कि कोई बात सुधारना तो सुधार लें, कोई गलत नहीं। कांग्रेस वो भूमिका निभा रही है मध्य प्रदेश में सकारात्मक? कांग्रेस तो है ही नहीं ना। कांग्रेस की दिक्कत है कि कांग्रेस जब बिहार में चुनाव होता तो वो मध्य प्रदेश में पचमढ़ी में शिविर करने आ जाते हैं। जब मध्य प्रदेश में कोई सकारात्मक बात करना चाहिए तो वो पता नहीं किस तरह की दुनिया पकड़ लेते हैं इसको। अब मैं तो मान के चलता हूँ इतनी पुरानी पार्टी, भगवान महाकाल सद्बुद्धि दे और वो अच्छी भूमिका निभाए, लेकिन अभी लगता है 20 साल और अभी उनको ऐसा मौका मिलने वाला नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मोहन यादव जी हमसे बात करने के लिए TV9 के इस मंच पर। बहुत बहुत शुक्रिया। और अब मैं TV9 ग्रुप के होल टाइम डायरेक्टर हेमंत जी से ये अनुरोध करूंगा कि वो मंच पर आएं और मोहन यादव जी का धन्यवाद करें और उनका अभिनंदन करें।